हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फेवरेट टॉपिक चल रहा है हमारा शॉर्ट टर्म कॉस्ट बच्चों। शॉर्ट टर्म कॉस्ट फेवरेट टॉपिक क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स हैं इस चैप्टर के अंदर, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मजा आ रहा है करने में। तो शॉर्ट टर्म कॉस्ट में हम लोगों ने बच्चों खत्म कर लिया टिल रिलेशन ऑफ एसी एंड एमसी और रिलेशन ऑफ एसी एंड एवीसी। आज जो हम लोगों ने टॉपिक शुरू करना है बच्चों, वो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी और दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन टीवीसी एंड एमसी। दोनों ही टॉपिक बड़े डिफरेंट है। अब डिफरेंस क्या है उसके लिए आपको ये टॉपिक बड़े ध्यान से सुनना है बच्चों। तो शॉर्ट रन कॉस्ट में हमारा ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद शॉर्ट रन कॉस्ट कंसेप्ट खत्म, फिर हम शुरू करेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट। तो शॉर्ट रन कॉस्ट को खत्म करेंगे आज, इन दोनों रिलेशंस को पूरा करेंगे, उसके बाद बहुत सारे फॉर्मूलाज जिसकी हेल्प से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। सर इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और मजा आता है न्यूमेरिकल करने में, ऐसे न्यूमेरिकल है बच्चों। तो वो सब करने के लिए ध्यान दो कि मैं क्या समझा रहा हूं बच्चों आपको। रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी, ये रिलेशन करने से पहले आप ध्यान देना बच्चों कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं। आप सबसे पहले यूनिट्स, उसके बाद बनाएंगे इसके अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर बनाएंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर बनाएंगे टोटल कॉस्ट, फिर निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट। उसका रिलेशन हम लोग करेंगे बच्चों, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला कॉलम किसका बच्चों? यूनिट्स ऑफ आउटपुट का। दूसरा कॉलम बनाएंगे आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। तीसरा कॉलम बनाएंगे बच्चों आप टोटल कॉस्ट का। और लास्ट कॉलम बनाएंगे आप मार्जिनल कॉस्ट का। इससे आपका टीसी भी आ गया और एमसी भी आ गया। मेरी बात सुनना बच्चों ध्यान से। तो टेबल में आप सबसे पहले लिखेंगे बच्चा यूनिट्स ऑफ आउटपुट। यूनिट्स ऑफ आउटपुट जिसमें आप लोग लिख रहे हैं 0 से लेकर 8 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है? टेबल में सबसे पहले यूनिट्स ऑफ आउटपुट, उसके बाद आप लिखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बाद आप लिखेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद बच्चों टोटल कॉस्ट और लास्ट में निकालेंगे आप मार्जिनल कॉस्ट। ये सब निकालने के बाद हम लोग रिलेशनशिप को अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। सुनना ध्यान से। टीएफसी इज फिक्स्ड, ये टेबल आप बहुत बार बना चुके हैं बच्चों, इतनी बार बना चुके हैं तो आपको याद होगी। तो टीएफसी को हम फिक्स रखते हैं 10 कांस्टेंट। उसके बाद टीवीसी टेबल आपको याद होगी, जीरो आउटपुट पे देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट। फिर टीवीसी बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से, 10 से बढ़ाओ, 8 से बढ़ाओ, 6 से बढ़ाओ, फिर 4 से बढ़ाओ, फिर कांस्टेंट रेट से बढ़ाओ बच्चों, फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाओ। ये सिंपल टेबल है बहुत ज्यादा। इसके बाद आप निकाल लेंगे टीसी बाय समीशन ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी। 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, इस तरह से आप निकाल लेंगे बच्चों। 28 34 38 42 48 56 एंड 72। ये निकालने के बाद अब लोग आप क्या निकालेंगे? मार्जिनल कॉस्ट, एमसी। एमसी क्या होता था बच्चों? मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट या फिर चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोडक्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। ऐसा आपको पता है। तो सबसे पहले डैश माइनस करेंगे तो आएगा आपका 10। अब टीवीसी से भी निकालेंगे, आपका सेम आएगा। देखो बच्चों सेम आएगा, यहां से भी सेम आएगा 8। देखो यहाँ पे सेम डिफरेंस आ रहा है 6 का। उसके बाद 4 माइनस करेंगे तो फॉर्मूला क्या अप्लाई कर रहे हैं आप? टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1 या फिर टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, कैसे भी निकाल लो, आपका आंसर सेम आ रहा है बच्चा। उसके बाद आपने मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल लिया, आपने टोटल कॉस्ट भी निकाल लिया। अब टॉपिक हमारे पास है आज का रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ध्यान से सुनना, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि 3 पॉइंट हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से सुनेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। चलो अब रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों का रिलेशन एक साथ दिखाना चाहता हूं तो मुझे 2 कर्व एटलीस्ट बनाने होंगे, टीसी एंड एमसी। अलग अलग क्यों बनाया सर? इजीली अच्छे से आराम से समझा पाऊंगा बच्चों में आपको।
सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये कि आप टोटल कॉस्ट और आउटपुट यहां लिखते हैं XY एक्सिस पे, तो आपसे मैं पूछता हूं बच्चों कि व्हाट इज द शेप ऑफ टोटल कॉस्ट। आपसे पूछता हूं व्हाट इज द शेप ऑफ टोटल कॉस्ट, तो आप क्या बोलोगे? टीसी की शेप क्या होती है सर? सर टीसी और टीवीसी दोनों की ही शेप अपवर्ड स्लोपिंग होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है और इनवर्स एस होती है, ये आपको याद है। लेकिन टीसी और टीवीसी में फर्क ये था कि टीवीसी स्टार्ट था पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, जीरो से। देखो ध्यान से, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीवीसी जीरो होता है, तो स्टार्ट कहां से था? ओरिजिन से। लेकिन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी जीरो नहीं होता, टीसी शुरू होता है वहां से जहां से फिक्स कॉस्ट शुरू होता था, याद है? तो टीसी ओरिजिन के ऊपर से शुरू होता है, लेकिन अपवर्ड स्लोपिंग इनवर्स से शेप होती है, आपको अच्छे से मालूम है। तो आप टोटल कॉस्ट को शुरू करेंगे ओरिजिन के ऊपर से, अपवर्ड स्लोपिंग इनवर्सेस बनाएंगे, आपका टीसी समझ में आता है, ऐसे बन जाता। अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है बच्चों? सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां लोगे यूनिट्स ऑफ आउटपुट, और एमसी की शेप आपको याद है क्या थी? एमसी की शेप थी आपकी यू शेप, तो यू शेप कर्व बनाओगे आप, सिंपल यू शेप, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट बन गया। इतना समझ में आता है बच्चों आप लोगों को? तो बच्चों टीसी बन गया आपका इनवर्स एस अपवर्ड स्लोपिंग, जैसा आप लोग देख रहे हो यहां पर, स्टार्ट फ्रॉम अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओके, उसके बाद अगर आप ये देखो कि ओरिजिन और टीसी के बीच में जो गैप है, ओरिजिन के ऊपर और जहां से टीसी शुरू हो रहा है वहां पे जो गैप है, ये किस चीज का गैप है? तो आप बोलोगे दिस गैप इज ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी होता है एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, इसलिए गैप टीएफसी का है। इसको तो आप यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद एमसी की शेप बच्चों यू शेप। अब हमको रिलेशनशिप करना है टीसी का और एमसी का, तो आपको दो बातें करनी है, एक बार टीसी के बारे में, दूसरी बार एमसी के बारे में। आप रिलेशनशिप करने जा रहे हो टोटल कॉस्ट का और मार्जिनल कॉस्ट का, तो पहले बात करेंगे टोटल कॉस्ट की, उसके बाद बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट की। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। सर ध्यान से सुनना, टेबल और डायग्राम दोनों आपके काम आएंगे। सबसे पहले जो रिलेशनशिप बनता है ना, वो ये बनता है कि व्हेन टीसी टोटल कॉस्ट इंक्रीज एट, सबसे पहले बच्चों टीसी कौन से रेट से बढ़ता है? बोलो, टीसी कौन से रेट से बढ़ता है? हमने शुरू से लेके कॉस्ट फंक्शन जब से शुरू किया अब तक पढ़ रहे हैं कि टीवीसी और टीसी दोनों की शेप सेम होती है, दोनों के बढ़ने का रेट सेम होता है, रीजन भी सेम होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो हम लोगों ने पढ़ा था टीवीसी हो या टीसी हो, बोथ फर्स्ट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। कौन से रेट से बच्चों? डिक्रीजिंग रेट से। तो व्हेन टीसी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, सबसे पहले टीसी जो बढ़ता है वो कौन से रेट से बढ़ता है बच्चों? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। व्हेन टीसी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, यहां तक टीसी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तब तक एमसी क्या हो रहा है बच्चा? तब तक एमसी हो रहा है फॉल। आप लिखोगे देन एमसी फॉल्स, दैट्स इट, इतना सा समझ में आया यहां तक बच्चों आपको? When TC increase at decreasing rate, then MC fall. उसके बाद टीसी बढ़ रहा है बच्चों 4 से, और 4 से, देखो यहां भी 4 से बढ़ रहा है, यहां भी 4 से बढ़ रहा है। ये कौन सा रेट है? इसको बोलोगे आप कांस्टेंट रेट। तो सेकंड पॉइंट क्या बनेगा? when TC increase, when TC increase at constant rate, जब टीसी बढ़ रहा है बच्चा कौन से रेट से? कांस्टेंट रेट से। ध्यान से सुनना, जब टीसी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है तो आपका एमसी मिनिमम पॉइंट पे है। कौन से पॉइंट पे है? मिनिमम पॉइंट पे है, ध्यान दो, ठीक है? देन एमसी इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट, देन एमसी इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप है ये वाला। जब टीसी कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा तो एमसी मिनिमम पॉइंट पे होगा, और हम बोल सकते हैं एमसी इज कांस्टेंट आल्सो। 4 और 4 दो बार एमसी है, 4 और 4 ये कांस्टेंट है बच्चों, समझ में आता है इतना आपको? अब थर्ड स्टेज बच गई कि टीसी बढ़ रहा है अब इंक्रीजिंग रेट से। देखो 6 से बढ़ रहा है, फिर 8 से बढ़ रहा है, फिर 16 से बढ़ रहा है, तो एमसी क्या हो रहा है? एमसी राइज हो रहा है 6, 8, 16। डायग्राम में देखिए अब आप, जब टीसी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो एमसी भी बढ़ ही रहा है सर। तो क्या लिखेंगे?
व्हेन टीसी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, बहुत सिंपल, व्हेन टीसी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, जब टीसी बढ़ रहा है कौन से रेट से बच्चों, इंक्रीजिंग रेट से, तो आप क्या लिखेंगे, देन एमसी ऑल्सो इंक्रीजेस, देन एमसी ऑल्सो इंक्रीजेस, समझ में आया। तो जब टीसी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा एमसी भी बढ़ेगा। अब देखो तीनों रिलेशनशिप को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सर सबसे पहले टीसी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, तो एमसी जो है आपका फॉल हो रहा था, ये एमसी फॉल हो रहा था। उसके बाद जब टीसी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा था, ये कांस्टेंट रेट से, तो आपका जो मार्जिनल कॉस्ट था वो कांस्टेंट था, मिनिमम पॉइंट पे था। उसके बाद जब आपका टीसी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हुआ, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो गया। ये तीन रिलेशनशिप है। पहला रिलेशन आपको यहां दिख रहा होगा इस वाले स्टेज में, दूसरा आपको यहां दिख रहा होगा, और तीसरा आपका ये है। तो तीन रिलेशन हमारे पास है। टीसी फर्स्ट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, एमसी फॉल। When TC increase at constant rate, MC is constant or at its minimum point. Third and last is when TC increase at increasing rate, MC also increases. बहुत सिंपल है, नोट्स पे आते हैं बच्चों, ध्यान देना। तो हम लोगों ने भी पढ़ा रिलेशनशिप ऑफ टीसी एंड एमसी। सबसे पहला पॉइंट पढ़ा बच्चों कि मार्जिनल कॉस्ट है क्या, MC is the addition made to TC when one more unit of output is produced। ये आपने मीनिंग पहले भी पढ़ा हुआ है। तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास TCn माइनस TCn माइनस 1। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब TC डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो MC फॉल होता है। जब TC स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, मतलब कि TC रुक जाता है डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना, तब कौन से रेट से बढ़ता है, तब कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, तो MC मिनिमम पॉइंट पे होता है। तीसरा ये पढ़ा कि जब TC बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से तो MC भी इंक्रीज होता है। ये चारों पॉइंट समझ में आते हैं आप लोगों को बच्चों। इतना समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सिंपल टॉपिक था, काम आने वाला टॉपिक है। तो यहां पर जो आप डिस्टेंस देख रहे हो बच्चों, ये डिस्टेंस किस चीज का, आप बोलोगे टोटल फिक्स कॉस्ट का, इसको ध्यान रखें। उसके बाद अब जो रिलेशनशिप आता है बच्चों, वो आता है टीवीसी का और एमसी का। किसका रिलेशन बच्चा, टीवीसी का और एमसी का। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत समझने वाली चीज है, इसको आप ध्यान से सुनना बच्चों। टीवीसी का और एमसी का रिलेशन है, ध्यान से सुनना आप लोगों को। चलो एक बार फिर से देखो, यहां पर आपके पास टीवीसी है, आपके पास एमसी भी है। अभी हम करने जा रहे हैं टीवीसी का और एमसी का रिलेशन। कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो टॉपिक इज रिलेशन, रिलेशन ऑफ टीवीसी एंड एमसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहली बात सुनो बच्चों, अब एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इंपॉर्टेंट लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है सुनना। हमने अब तक ये पढ़ा कि मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू, मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द चेंज इन, द चेंज इन टोटल कॉस्ट, द चेंज इन टोटल कॉस्ट when one more unit of output is produced, when one more unit of आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। यहां तक आप लोगों ने पढ़ा बच्चों, ये आपको समझ में आता है। लेकिन हमने एक बात और पढ़ी है। क्या पढ़ी है बात, कि अगर आप एमसी को सम करोगे, अगर आप एमसी को सम करोगे, एमसी का सबमिशन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। सर एमसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है TCn माइनस TCn माइनस 1, करेक्ट है। एक फॉर्मूला और हमारे पास होता है एमसी का, TVCn माइनस TVCn माइनस 1। एमसी टोटल कॉस्ट से भी आ सकता है, एमसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी आ सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि एमसी को प्लस करके क्या आता है, क्या आता है सर, टीवीसी या टीसी, इन दोनों में से आपको आंसर करना है। बोलो बच्चों, एमसी दोनों से निकल सकता है, टीवीसी से भी और टीसी से भी, क्योंकि दोनों में ही इंक्रीमेंट हो रहा है कॉस्ट के अंदर, तो एमसी दोनों से निकल जाएगा जब एक आउटपुट और प्रोड्यूस होगी। क्वेश्चन ये है कि एमसी दोनों से निकलता है, बट एमसी को सम करके क्या आता है,
सर देखो टेबल पे आते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आपको मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट समझना, टेबल से समझना बच्चों। आपके पास टेबल है जिसमें आपको टीएफसी दिख रहा है, टीवीसी दिख रहा है और टीसी दिख रहा है और लास्ट में एमसी दिख रहा है सर। अब मैं एमसी को देखूं, मैंने बताया था आपको कि दोनों से निकाल लो आपका आंसर सेम आएगा, एमसी दोनों से निकाल सकते हो आप। अब एमसी को सम करके देखो, एमसी का समीशन करके देखो सर। पहले डैश 10 का 10 मैंने लिख दिया, 10 प्लस 8 सर 18 होता है, 18 प्लस 6 सर 24 होता है, 24 प्लस 4 28 होता है सर, 28 प्लस 4 32 होता है सर, फिर 38 आ गया, फिर 46 आ गया, फिर 62 आ गया। देखो 46 प्लस 8 16 करोगे 62 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि एमसी को सम करके आपको टीवीसी मिल रहा है, टीसी नहीं। एमसी को सम करके आपको टीवीसी मिल रहा है, टीसी नहीं। ऐसा क्यों सर? सर एमसी दोनों से आ सकता है पर एमसी को सम करके सिर्फ टीवीसी आ रहा है, ऐसा क्यों सर? बच्चों सुनना ध्यान से, टोटल कॉस्ट, मेरी बात सुनना ध्यान से, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आता है इतना आपको? अब फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर तो कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, ये फिक्स्ड रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं होता। चेंज जो होता है वो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर होता है। जितना भी चेंज होता है वो मार्जिनल कॉस्ट ही तो है। तो जो भी चेंज टीवीसी में हो रहा है उसी की वजह से टीसी में चेंज आ रहा है। तो एक्चुअल में जो चेंज है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो चेंज होती ही नहीं। एक्चुअल में जो कॉस्ट में चेंज है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में चेंज है, उसकी वजह से टोटल कॉस्ट में हम मानते हैं कि चेंज आ गया। तो जो एक्चुअल में चेंज है ना वही मार्जिनल कॉस्ट है। तो एमसी को प्लस करके टीवीसी मिलेगा, टीसी नहीं, क्योंकि टीसी के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड है और एमसी का कोई मतलब नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट से। इसीलिए एमसी को सम करके सिर्फ क्या मिलेगा? टीवीसी मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूं बच्चों कि सबमिशन ऑफ एमसी, ध्यान से सुनना, सबमिशन ऑफ एमसी इज इक्वल्स टू टीवीसी नॉट टीसी। एमसी को प्लस करके मुझे टीवीसी मिलेगा, टीसी नहीं। अगर मैं एमसी का एक डायग्राम बनाता हूं, सुनना बच्चों ध्यान से, अगर मैं एमसी का एक डायग्राम बनाता हूं, कर्व बनाता हूं, यू शेप कर्व, ओके, एमसी यू शेप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एमसी का मैंने कर्व बनाया बच्चों। तो एमसी कर्व के नीचे जो भी एरिया है, जो रेक्टेंगल्स बनते हैं बच्चों, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट इतना है, यूनिट 1 पे मान लो 10 है, यूनिट 2 पे आपका एमसी 8 होता है, मान लो 8 है, उसके बाद आपका एमसी 6 है बच्चों। ठीक है, जो भी एरिया बनेगा इस सारे एरिया को जब आप सम करोगे, देखो पहले ये वाला एरिया बच्चों, इस एरिया को, उसके बाद जो एरिया है वो है ये वाला एरिया, इस एरिया को जब आप सम करेंगे, देखो पहले एरिया जो है वो 10 का है, उसके बाद जो एरिया है वो 8 का है, उसके बाद जो एरिया है वो बच्चों ये एरिया, ये 6 का एरिया हो गया, तो ये एरिया जो है वो 6 का है। तो इस एरिया को आप प्लस कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 10, 18, 24, ऐसे करते करते आपको जो भी मिलेगा वो क्या होगा सर? ये क्या मिल रहा है आपको ऐड करके? ये सब ऐड करके आपको टीवीसी मिल रहा है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि एरिया अंडर एमसी कर्व, क्या लिखूंगा सर? बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया अंडर एमसी कर्व। मेरे को एक बात बताओ बच्चों कि एमसी कर्व के नीचे जो भी एरिया है इसका कोई मतलब है टोटल फिक्स कॉस्ट से? कोई मतलब नहीं है सर। एमसी के नीचे का जो एरिया है, देखो टेबल देखो आप एमसी की क्या है, एमसी की टेबल है 10, 8, 6, 4, 4, 6, 8, 16। ये सारा एरिया एमसी कर्व के नीचे बनेगा कि नहीं? ठीक है, यहां बनेगा आपका 4, फिर से 4, फिर से 6, फिर से 8, फिर 16। इस सारे एरिया को, इस पूरे एरिया को आप सम करेंगे बच्चों, इस पूरे एरिया का सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा?
आपको मिलेगा समीशन ऑफ MC इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? समीशन ऑफ MC आपको मिलेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हम बोल सकते हैं कि MC कर्व के नीचे जो भी एरिया होता है, MC कर्व के नीचे का जो भी एरिया होता है, उसको अगर आप सम करो तो आपको मिलता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एरिया अंडर MC कर्व इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, नॉट TC। तो TVC का और MC का क्या रिलेशन है? TVC और MC का रिलेशन यही है कि MC का सम करेंगे तो TVC आएगा, TVC का माइनस करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड TVC करेंगे तो आपका MC आएगा। तो आपस में दोनों कोऑर्डिनेशन में है, MC भी और TVC भी। अब नोट्स पे आ जाओ, यहां देखो क्या लिखा है। नोट्स में लिखता है कि वी नो MC इज एडिशन टू TVC व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। इतना समझ में आता है आपको? एंड TVC इज ऑब्टेन्ड बाय समीशन, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना बच्चों, समीशन ऑफ MC ऑफ ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। MC को प्लस करेंगे TVC आ सकता है। तो हम मान के चल रहे हैं, अगर हम मान लें कि आउटपुट परफेक्टली डिविजिबल है, आउटपुट परफेक्टली डिविजिबल है, तो एरिया अंडर MC कर्व हमेशा TVC ही होगा। ये आप ध्यान रखें। तो इस डायग्राम के अंदर O, P, L और Q, O, P, L, Q इज इक्वल्स टू क्या? इज इक्वल्स टू TVC बच्चों। तो जितना भी MC है उसको आप प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। समझ में आया इतना आपको? बच्चों ये था आपका शॉर्ट रन में TVC और MC का रिलेशन। इससे पहले हम लोगों ने किया AC MC, TC MC, AC AVC और TC TFC TVC का रिलेशन, और प्लस AFC का बिहेवियर अलग से हम लोगों ने किया। तो शॉर्ट रन कॉस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अभी मैंने बोला था कि इस कॉस्ट चैप्टर में सब कुछ प्रैक्टिकल है, कंसेप्चुअल है। देखो आपको लग रहा है सब कंसेप्चुअल है, अभी इसमें से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उसके फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज किए हैं अब तक, अब वो सारे फॉर्मूला एक साथ रिवाइज करते हैं, मजा आएगा। एक साथ रिवाइज करते हैं सभी फॉर्मूलाज को। ध्यान से सुनना बच्चों कि मैं क्या क्या फॉर्मूलाज आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी फॉर्मूलाज को एक साथ बताऊंगा मैं, आप ध्यान से सुनना कि मैं क्या लिख रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये सबको पता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद इसी फॉर्मूला से आप एक फॉर्मूला और बना सकते हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ रहा है इतना आपको? इसके बाद TVC कैसे निकालेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यहां तक बात समझ में आती है बच्चों आपको? इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आप फोर्थ नंबर पे फिर एक और फॉर्मूला लिखते हैं। आप लिखते हो कि TC इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। ये बात याद है आपको? AC को हम बोल सकते हैं ATC भी, एवरेज टोटल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, तब भी आपका क्या आएगा? TC। उसके अलावा बच्चों आपको TFC निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे? TFC। क्या निकालना है? TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। समझ में आता है ये भी आपको? उसके बाद बच्चों आपको निकालना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या निकालना है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TVC, तो इज इक्वल्स टू AVC इनटू Q। यहां तक क्लियर है बच्चों आप लोगों को? ये सारे फॉर्मूलाज टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के हो गए। इसके बाद नंबर 7, अगर हम निकालना चाहते हैं एवरेज कॉस्ट, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद इससे ही फॉर्मूला बन सकता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है आपको, तो एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप निकालना चाहते हो बच्चों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यहीं से फॉर्मूला बन रहा है एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। यहां तक समझ में आया बच्चों? बोलो। अब फिर से बारी आती है एवरेज कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हो आप क्वांटिटी से, तब भी आपका एवरेज कॉस्ट आ जाता है बच्चों। अगर आप निकालना चाहते हो एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो आप टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर रहे थे क्वांटिटी से। समझ में आता है आपको? देन हमने बात करी
आपको निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देते क्वांटिटी से बच्चों। यहां तक भी समझ में आ गया आपको? सब हमने कर रखा है, कुछ नया फॉर्मूला नहीं आया आप तक। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट की बच्चों। किसकी बात करते हैं? मार्जिनल कॉस्ट की। तो फॉर्मूला था टीवीसी एन माइनस 1 या फिर TCN-1। उसके अलावा हमने फॉर्मूला बनाया एमसी का चेंज इन टीवीसी अपॉन चेंज इन क्यू जब यूनिट्स जंप्स में होंगी, या फिर चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्यू। यहां तक कोई डाउट बच्चों? अब अगर आप टीवीसी का नया फॉर्मूला देखो तो एमसी को सम करते हैं तो टीवीसी मिलता है। ये भी आपको समझ में आ गया बच्चों? तो इसके अलावा कुछ और फॉर्मूलाज हैं, तो आप देखेंगे ध्यान से बच्चों। ये देखिए यहां फॉर्मूला लिखे हुए हैं आपके पास। टोटल यहां 7 फॉर्मूलाज हैं और 7 फॉर्मूलाज में जितने फॉर्मूला बन सकते हैं वो सब यहां लिखे हुए हैं। उसके अलावा एक बात और सुनना बच्चों, छोटी सी बात, समझाने वाली बात है। आपको टीसी निकालना है तो होता है आपका सबमिशन ऑफ एमसी प्लस टीएफसी। ऐसा क्यों सर? सर एमसी का टोटल टीवीसी होता है ना, तो टीवीसी प्लस टीएफसी बन गया ना फॉर्मूला। ऐसे भी बन सकता है। तो इस तरह से एक बात और है छोटी सी कि एट 0 यूनिट ऑफ आउटपुट, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट, न्यूमेरिकल में काम आएगा बच्चों, पहले भी बताया था मैंने आपको। एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी। ये आप ध्यान रखना बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है। ये है बेसिक फॉर्मूलाज टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए आपको ये सभी फॉर्मूलाज अच्छे से तैयार होने चाहिए। उसके बाद आप सारे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर पाओगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व करना बच्चों अच्छे से, ठीक है? ये आपका शॉर्ट रन कॉस्ट खत्म हो गया। एक बार फिर से देखते हैं बच्चों शॉर्ट रन में हमने क्या क्या किया। तो हमने शुरू से आते हैं एक बार अच्छे से ऊपर से। बिल्कुल काफी सारा चैप्टर हो गया बच्चों हमारा। तो सबसे पहले हमने पढ़ी बच्चों कॉस्ट फंक्शन, फिर पढ़ी टाइप्स ऑफ कॉस्ट की थ्योरी। अराउंड 9 से 10 कॉस्ट हम लोगों ने पढ़ी। कॉस्ट की थ्योरी पढ़ने के बाद आप लोग आगे चले और आगे आप लोगों ने क्या किया बच्चों? थ्योरी पढ़ने के बाद आप शॉर्ट रन कॉस्ट पे आ गए। शॉर्ट रन कॉस्ट पे आपने पढ़ा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद सबका रिलेशन किया, टीएफसी का, टीवीसी का, टीसी का। फिर उसके बाद आ गए आप एवरेज कॉस्ट पे। एवरेज कॉस्ट बिल्कुल अलग था बच्चों। एवरेज कॉस्ट पे आने के बाद आपने पढ़ा कि एएफसी का बिहेवियर क्या होता है। उसके बाद एसी और एमसी का रिलेशन किया, एसी और एवीसी का रिलेशन किया, एवीसी और एमसी का रिलेशन किया। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में आप लोग आए टीसी और एमसी के रिलेशन पे। किस पे आए बच्चों? टीसी और एमसी के रिलेशन पे आए। वो करने के बाद हम लोगों ने पढ़ा टीवीसी और एमसी का रिलेशन, और फिर पढ़े कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो भी आप लोगों ने पढ़े। इसके बाद आपका शॉर्ट रन जो कॉस्ट है वो खत्म हो गया। अब आपके पास आता है बच्चों लॉन्ग रन कॉस्ट। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम शुरू करेंगे। इस टॉपिक से पहले बताऊंगा आपको कि लॉन्ग रन क्या है, लॉन्ग रन में कौन कौन सी कॉस्ट अवेलेबल होती है, कौन सी कॉस्ट बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, ऐसी बातें भी हैं कुछ। उसके बाद हम आएंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे। ये लास्ट टॉपिक है इस कॉस्ट चैप्टर का। ये भी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बच्चों। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे डिटरमाइन होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स क्या होते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप क्या होती है, और उसके रीजंस क्या हैं। रीजंस तो में थोड़ी थ्योरी पार्ट आ जाएगा बच्चों, और उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। देन हम करेंगे इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस, बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे अपना स्टडी मटेरियल में से। उसके बाद आप लोग अपने नोट्स में से जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। जितने ज्यादा प्रोडक्शन के और कॉस्ट के क्वेश्चन करेंगे ना, उतना ही चैप्टर आपका स्ट्रांग होगा। तो बहुत ध्यान से करना आप लोगों को। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व शुरू करने से पहले ही जान लो कि लॉन्ग रन में कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं, क्या बिहेवियर है कॉस्ट का, कॉस्ट के क्या कंसेप्ट है उसको जानते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों लॉन्ग रन का कॉस्ट कंसेप्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर से शुरू करते हैं। अब शॉर्ट रन खत्म हो गया, अब शुरू करेंगे लॉन्ग रन का क्या कॉस्ट कंसेप्ट है। सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो बच्चों, तो लॉन्ग रन की बात कर रहा हूं। लॉन्ग रन में आपका कॉस्ट कंसेप्ट क्या है? बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। क्या सिंपल है बच्चों? हमने इतना पढ़ा है कि इन द लॉन्ग रन,
in the long run, all the factors of production, all the factors of production are variable. All the factors of production are variable. फिर हमने पढ़ा कि fixed factors can also be changed. Fixed factors can also be changed in long run. फिक्स्ड फैक्टर्स को भी हम लॉन्ग रन में बदल देते हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों. हेंस इसी रीजन की वजह से इन द लॉन्ग रन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिसअपियर. समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती. हम बोलेंगे कि इन द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सुनना ध्यान से. इन द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट because there is no fixed cost in the long run. There is no fixed cost in the long run. ठीक है, तो लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट तो होती ही नहीं. इसी वजह से जो भी टोटल कॉस्ट है वही वेरिएबल कॉस्ट है. एक छोटा सा फॉर्मूला बनाते हैं बच्चों. हमने अब तक ये पढ़ा शॉर्ट रन में कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ये आपको अच्छे से पता है बच्चों. लेकिन बात क्या है कि लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट तो जीरो होती है क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स को बदल दिया जाता है. तो फिक्स्ड कॉस्ट बदल जाती है वेरिएबल कॉस्ट में. फिक्स्ड कॉस्ट तो होती नहीं, ना के बराबर आप मान के चलो. तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर जीरो है तो जो भी टीसी है वो आपका टीवीसी के बराबर होगा. तो लॉन्ग रन में आप मान के चलेंगे टीसी इक्वल टू टीवीसी. सो इन द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट जिसको आप बोलते हैं एलटीसी, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट. समझ में आपको? ये बात आपको भूलनी नहीं है बच्चा. अब देखो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या है? जितना भी टोटल खर्चा, total expenditure incurred on goods and services in the long run is called total cost. अब देखो पहला कंसेप्ट, what is LTC? LTC क्या है? It refers to the total expenditure incurred on production of goods and services in the long run. Production of goods and services in the long run. जितना भी टोटल खर्चा एक फर्म ने गुड्स सर्विस बनाने के लिए लॉन्ग रन में किया उसको बोला हमने एलटीसी. सर एलएसी क्या होगा? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. ध्यान से सुनना. It refers to the per unit. It refers to the per unit of long run total cost. Per unit of long run total cost to produce 1 unit of output. per unit का मतलब यही है 1 unit of output. एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो एलटीसी का पर यूनिट है वही आपका एलएसी है. इन सिंपल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि एलएसी इज इक्वल्स टू लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी. समझ में आ रहा है आपको? तो इट रेफर्स टू द पर यूनिट ऑफ एलटीसी. फॉर्मूला आपके सामने बन गया बच्चों, एलटीसी डिवाइड बाय क्यू. वेरी सिंपल. इसके बाद अब हम एक टॉपिक शुरू करेंगे कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, इसकी शेप कैसी होती है, इसके रीजंस क्या है. तो एलएसी के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बनाया गया बच्चों. एलएसी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के ऊपर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया गया
दैट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इसको हम शुरू करेंगे बच्चों। तो आपको समझ में आया कि लॉन्ग रन में क्या होता है बच्चों। लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सबसे पहली बात। दूसरी बात, लॉन्ग रन में जितनी लॉन्ग रन में वेरिएबल कॉस्ट है वही सारी टोटल कॉस्ट है। तो लॉन्ग रन में आप एवरेज कॉस्ट अगर निकालो तो कैसे निकालोगे, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे क्वांटिटी से, आपका आ जाएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की एक यूनिट ऑफ आउटपुट, सिर्फ सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए लॉन्ग रन में कितना खर्चा आया फर्म का, वो है एलएसी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। एक छोटी सी बात और सुनना बच्चों, हमने शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में डिफरेंस पढ़ा था। वो डिफरेंस क्या था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों कि लॉन्ग रन में डिमांड और सप्लाई दोनों ही मोर एक्टिव होते हैं प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। क्योंकि लॉन्ग रन में एक फर्म कितनी भी सप्लाई करने को तैयार होती है, क्योंकि लॉन्ग रन में एनफ टाइम होता है फर्म के पास गुड्स को प्रोड्यूस करने में और डिमांड को एडजस्ट करने में, सप्लाई को एडजस्ट करने में अकॉर्डिंग टू डिमांड, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो शॉर्ट रन में क्या था, शॉर्ट रन में फर्म के पास इतना एनफ टाइम नहीं है कि जितनी डिमांड आ रही है उतनी सप्लाई कर दे, क्योंकि शॉर्ट रन में हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, फिक्स को नहीं। लॉन्ग रन में एक फर्म को, एक प्रोड्यूसर को, एक मैन्युफैक्चरर को बहुत सारे मल्टीपल डिसीजन लेने होते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में फर्म के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट भी होते हैं। मेरी बात सुनना, लॉन्ग रन में फर्म के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट होते हैं। प्लांट मींस कि जहां पर प्रोडक्शन होता है उसे हम प्लांट बोल देते हैं। स्मॉल प्लांट भी होते हैं, मीडियम प्लांट भी होते हैं, लार्ज साइज प्लांट भी होते हैं। तो लॉन्ग रन में फर्म को ये डिसीजन लेना होता है कि मुझे अपनी अगर लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। देखो हर फर्म का एम क्या है, एवरी प्रोड्यूसर एम्स टू मिनिमाइज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन में हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि अपनी एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए। अगर लॉन्ग रन में किसी प्रोड्यूसर को अपनी एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है ना, तो उसको डिसीजन लेने होंगे रिलेटेड टू कि कौन सा टाइप ऑफ प्लांट चूज किया जाए कितनी आउटपुट के लिए। लॉन्ग रन में अलग अलग लेवल की आउटपुट आप प्रोड्यूस करते हो, तो अलग अलग लेवल के आउटपुट के लिए स्पेशल साइज ऑफ प्लांट भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा प्लांट इस आउटपुट के लिए सुटेबल है। आपने थोड़ी सी आउटपुट के लिए बड़ा प्लांट चूज कर लिया, आपके लिए वेस्ट है। आपने ज्यादा आउटपुट के लिए छोटा प्लांट यूज किया तो भी आपके लिए खराब है। तो आपको हमेशा ये डिसाइड करना है कि मेरी आउटपुट मेरे साइज ऑफ प्लांट से कैसे मुझे कोऑर्डिनेट करनी है, तब जाके आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज होगी। और जब आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो आप प्रॉफिट में होगे लॉन्ग रन में, वरना नहीं होंगे बच्चों। तो लॉन्ग रन में फर्म को मल्टीपल डिसीजन लेने हैं, और वो डिसीजन कैसे लेनी है ये टॉपिक हम पढ़ेंगे आज, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो बेसिक मैंने आपको बताया, तो इस टॉपिक को हम बहुत ध्यान से करेंगे बच्चों। शुरू करते हैं बच्चों, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ध्यान देना, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो बच्चों लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एक फर्म को डिसाइड करना है कि लॉन्ग रन में कितना प्रोडक्शन किया जाए, सर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैसे डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्शन किया जाए। बच्चों मैंने आपको बताया कि लॉन्ग रन में फर्म के पास डिफरेंट साइज के प्लांट होते हैं। लॉन्ग रन में फर्म के पास डिफरेंट डिफरेंट साइज के प्लांट होते हैं, ठीक है। अब फर्म के पास अगर अलग अलग साइज के प्लांट है तो फर्म क्या करेगी, एक स्पेशल आउटपुट को स्पेशल प्लांट से प्रोड्यूस करेगी। मेरी बात समझ रहे हो, अलग अलग साइज के प्लांट है, हर प्लांट की अपनी एक अलग खूबी है, हर प्लांट की अपनी एक अलग पॉजिटिव चीजें हैं। हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें होती हैं, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि इस प्लांट से मेरा क्या फायदा होगा कि मैं प्लांट चूज करूं, और उस प्लांट से क्या फायदा नहीं होगा कि उसको चूज ना कर। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। मैं 2 प्लांट एटलीस्ट लेके चलूंगा, हम 3 4 5 6 प्लांट भी लेके चल सकते हैं। मैं कम से कम मिनिमम 2 प्लांट लेके चलूंगा और आपको समझाऊंगा कि दोनों प्लांट में से एक फर्म कौन सा प्लांट चूज करती है और कौन सा नहीं। एक फर्म कैसे डिसाइड करती है कि ये प्लांट चूज करूं या वो वाला प्लांट चूज करूं। सर 2 बातें हैं, आप देखो कि आपकी कॉस्ट कौन से प्लांट से मिनिमम आती है, सो सिंपल। आपकी कॉस्ट कौन से प्लांट से कम आती है उससे आप प्रोड्यूस करो। तो आप 2 प्लांट को इस तरह से रखेंगे कि आप लॉन्ग रन में ये देख पाए कि मेरे को कौन सा प्लांट चूज करना चाहिए, मेरे लिए ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, व्हाट इज ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट।
कि मेरा आउटपुट अगर इस लिमिट से ज्यादा हुआ, मेरा आउटपुट एक गिवन लिमिट से ज्यादा हुआ, तो मेरी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, मुझे प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। मेरे को उतना प्रोड्यूस करना चाहिए जहां तक मेरी कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। पता है बच्चों, एक छोटी सी बात है, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, कि एक फर्म लॉन्ग रन में कब तक प्रोडक्शन करेगी? एक फर्म लॉन्ग रन में तब तक प्रोडक्शन करेगी जब तक उसकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट गिरती रहेगी। मेरी बात समझ रहे हो? एक फर्म लॉन्ग रन में उतना प्रोडक्शन करेगी जब तक प्रोडक्शन करेगी जब तक उसकी लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कम होती रहेगी। और जब लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगी ना, वो प्रोडक्शन, वो प्रोड्यूसर के लिए सबसे ऑप्टिमम पॉइंट है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, देखो हमेशा कॉस्ट कम नहीं होती, हमेशा कॉस्ट मिनिमम भी नहीं रहती। एक टाइम ऐसा आता है लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर अपने लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा देता है। जिस दिन प्रोड्यूसर ने अपने लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया, उस दिन फर्म की एलएसी बढ़ने लगेगी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगेगी। उस आउटपुट के बाद कोई फर्म, कोई प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक मिनिमम पॉइंट के बाद आपकी फर्म को डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकती है। व्हाट इज दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल? बच्चों मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग रन में कोई भी फर्म अपने प्रोडक्शन स्केल को एक्सपैंड कर सकती है, और स्केल को उतना एक्सपैंड करो जितना आप संभाल सकते हो। तो स्केल को एक्सपैंड करना ये फर्म के हाथ में है, और फर्म लॉन्ग रन में एक्सपैंड कर सकती है। तो स्केल को बियॉन्ड द लिमिट एक्सपैंड करोगे, दिस इकोनॉमीज, डी बेनिफिट्स तो होंगे। स्केल को एक्सपैंड करने से बेनिफिट भी होंगे, लेकिन लिमिट से ज्यादा एक्सपेंड करोगे बिजनेस को, अपने स्केल को, तो आपको डी बेनिफिट्स यानी डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हो सकती है बच्चों। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है, जो हम बनाएंगे अभी, डेरिवेट करेंगे, वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के बेस पे डेरिवेट करेंगे। हमें शॉर्ट रन की कॉस्ट पता है, हमें प्लांट की कॉस्ट पता है, हम लॉन्ग रन कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो बच्चों LAC जो शेप आएगी आपके पास, देखना कैसे, अभी नहीं बताऊंगा कैसी आएगी, पढ़ो समझो फिर देखो कैसी आएगी। तो जैसी भी शेप आएगी LAC की, उस शेप के जो रीजंस होंगे ना, वो होंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आपको बता सकता हूं, क्योंकि रिटर्न्स टू स्केल में आप लोगों ने पढ़ लिया टॉपिक। रिटर्न्स टू स्केल प्रोडक्शन चैप्टर में लॉन्ग रन में था। रिटर्न्स टू स्केल में 3 स्टेज थे। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मतलब स्केल को बढ़ाने से, प्रोडक्शन के साइज को बढ़ाने से, अगर आपकी आउटपुट बहुत इंक्रीजिंग, बहुत फास्ट रेट से आ रही है, आपका आउटपुट का प्रोपोर्शनेट चेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट, तो आपका इंक्रीजिंग स्केल है। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपने प्रोडक्शन के स्केल को एक्सपैंड किया, आपको फायदे हुए, आपका इंक्रीजिंग स्केल आया। आप प्रोडक्शन के स्केल को लिमिट से ज्यादा एक्सपैंड करोगे, आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आएगा। रीजन क्या होगा? दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बच्चों प्रोडक्शन कॉस्ट बिल्कुल कनेक्टेड है, रिटर्न्स टू स्केल ही कनेक्टेड है किससे? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से सर, क्योंकि लॉन्ग रन में ही होता है रिटर्न टू स्केल, और लॉन्ग रन में ही पढ़ रहे हैं एवरेज कॉस्ट। दोनों आपस में कनेक्टेड है। समझाऊंगा कैसे कनेक्टेड है। पहले इतना जान लो कि हाउ टू डेरिवेट LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। सिंपल सा आंसर है, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, हमेशा बनता है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन करते हैं। आंसर इज विद हेल्प ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को लॉन्ग रन में मैं बोलूंगा प्लांट कर्व। कौन सा कर्व? प्लांट कर्व। सर नया नाम बताया, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को मैं प्लांट कर्व बोल सकता हूं, क्योंकि एक प्लांट की कॉस्ट मुझे कौन बताएगा? शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट। ध्यान रखना, मैं 2 अलग अलग साइज के प्लांट लूंगा, पहला प्लांट, दूसरा प्लांट। पहला प्लांट स्मॉल प्लांट, दूसरा प्लांट बिग प्लांट, अलग अलग साइज के प्लांट ले लिए। स्मॉल प्लांट की कॉस्ट मान लो मैंने ले लिया शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1। बड़ा जो प्लांट है उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो नाम है, मैंने ले लिया SAC2, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2। 2 प्लांट 2 कॉस्ट, दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कौन सी आउटपुट कौन से प्लांट को सूट करती है, किससे प्रोडक्शन करना चाहिए, कौन से प्लांट से प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा, सुनना ध्यान से। सर मीनिंग हम कर चुके हैं। सबसे पहले हम एज्यूम कर रहे हैं, क्या एज्यूम कर रहे हैं हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास 2 प्लांट है, 2 प्लांट्स। ये आपकी अजम्पशन है बच्चा, आपके पास 2 प्लांट है, ये आपकी अजम्पशन है, ठीक है। 2 प्लांट में से जो पहला प्लांट है वो है स्मॉल प्लांट, करेक्ट है। जो दूसरा प्लांट है
वो है लार्ज प्लांट, एकदम करेक्ट, लार्ज प्लांट। जो स्मॉल प्लांट है उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो नाम है मैंने रखा SAC1। स्मॉल प्लांट इज SAC1, ध्यान रखना। छोटा प्लांट जो है SAC1 है, जो लार्ज प्लांट है वो है SAC2, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2। हम इन दोनों प्लांट की मदद से हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बन गया कि हाउ टू डिटरमाइन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, वी विल से विद हेल्प ऑफ प्लांट कर्व। हम प्लांट कर्व की मदद से लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो सिंपल। चलो अब सुनना बच्चों, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा, छोटा सा डायग्राम। अब ध्यान देना कि मैं क्या बना रहा हूं, करेक्ट एकदम। ये आपका एक्स एंड वाई एक्सिस। सुनना बच्चों ध्यान से, डायग्राम बहुत बढ़िया होना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। मैं कोशिश करता हूं कि मैं डायग्राम बहुत सुंदर साफ बनाऊं, बट मजबूरी है, हैंड राइटिंग थोड़ी सी मेरी खराब है बच्चों, तो डायग्राम थोड़े से परफेक्ट नहीं बन पाते। बट हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं डायग्राम परफेक्ट बनाऊं। एक्स एक्सिस पे आउटपुट और वाई एक्सिस पे लेके चल रहा हूं बच्चों मैं कॉस्ट। क्यों? क्योंकि कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ आउटपुट। सो सिंपल, कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ आउटपुट, वेरी सिंपल। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने दो प्लांट लिए, एक SAC1 एक SAC2। कितना प्यारा डायग्राम, कभी नहीं बना मुझसे ऐसा डायग्राम। SAC1 SAC2, सर आप भी मजे ले रहे हो बिल्कुल। SAC1 SAC2, दो प्लांट कर्व बन गए, एक SAC1 एक SAC2, वेरी सिंपल। अब क्या है बच्चों कि मान लो मैं चाहता हूं कि मैं OM, O ओरिजिन है आपका, मैं चाहता हूं कि मैं OM लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करूं। मैं चाहता हूं कि मैं OM लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करूं। सर अगर मैं OM लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहूंगा तो जो SAC1 है स्मॉल प्लांट, बच्चों प्लांट जो कर्व है ना, प्लांट कर्व आपको ये बताएंगे कितनी आपकी कॉस्ट आ रही है। सर कैसे? देखो ध्यान दो, यहां हमने कॉस्ट लिया वाई एक्सिस पे, आपकी कॉस्ट OM लेवल आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हो आप। एक प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं O से लेके M तक इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहता हूं। अगर मैं SAC1 प्लांट से करता हूं तो मेरा एक पॉइंट मेरे पास आ गया, दैट इज AM। ये मेरी कॉस्ट पता चल गई मुझे कि SAC1 से जो मेरी कॉस्ट आएगी बच्चों, वो मान लो आएगी O से लेके C तक, या फिर मैं बोल सकता हूं बच्चा A से लेके M तक, ये मेरी कॉस्ट है। सर मैं लिख देता हूं यहां पे, अगर आप OM लेवल ऑफ आउटपुट, OM लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपकी जो कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट फ्रॉम SAC1, वो आपकी आ रही है इज इक्वल्स टू, सर A से लेके M तक। सो सिंपल, A से लेके M तक। अगर इसी आउटपुट को आप SAC2 से प्रोड्यूस करेंगे, इसी आउटपुट को आप SAC2 से प्रोड्यूस करेंगे, मैंने एक्सटेंड कर दिया, क्यों एक्सटेंड किया ये देखने के लिए मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है। सर अगर आप OM आउटपुट को SAC2 से प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी कॉस्ट आ रही है सर B से लेके M तक। इतनी ज्यादा कॉस्ट, B से लेके M तक पूरी आपकी कॉस्ट है। आपकी कॉस्ट फ्रॉम SAC2, अगर एक प्रोड्यूसर OM लेवल ऑफ आउटपुट को SAC2 से प्रोड्यूस करता है तो उसकी कॉस्ट आती है B से लेके M तक। बच्चा समझ में आया है नहीं आया? तो स्मॉल प्लांट कौन सा है? SAC1। लार्ज प्लांट कौन सा है? SAC2। तो अब बताओ कि कौन से प्लांट से कम कॉस्ट आ रही है, कौन से प्लांट से ज्यादा कॉस्ट आ रही है? सर SAC1 से बहुत कम कॉस्ट आ रही है A से लेके M तक बस, और SAC2 से कॉस्ट ज्यादा आ रही है B से लेके M तक। तो प्रोड्यूसर विल चूज विच प्लांट? सर स्मॉल प्लांट SAC1। सो सिंपल। सो प्रोड्यूसर will choose SAC1 स्मॉल प्लांट, समझ में आ रहा है, टू प्रोड्यूस OM लेवल ऑफ आउटपुट, टू प्रोड्यूस OM लेवल ऑफ आउटपुट। सर ये समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो कंपैरिजन किया, किसका कंपैरिजन किया?
स्मॉल प्लांट की कॉस्ट का लार्ज प्लांट की कॉस्ट से, दो प्लांट थे अलग अलग साइज के। अच्छा, उसके बाद अब मेरी बात सुनना, अगर प्रोड्यूसर को OM लेवल ऑफ आउटपुट से ज्यादा प्रोड्यूस करना है, OM लेवल ऑफ आउटपुट से ज्यादा प्रोड्यूस करना है, मान लीजिए प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं अब O से लेके N तक इतना प्रोड्यूस करना चाहता हूं, O से लेकर N तक इतना प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो सुनना बच्चों, तो बच्चों ON लेवल ऑफ आउटपुट के लिए प्रोड्यूसर अगर चूज करता है SAC2 तो उसकी कॉस्ट आती है सर B से लेकर N तक। मान लो B पॉइंट हमने ले लिया, इसको हटा देते हैं, तो मान लो कॉस्ट आती है सर D से लेकर N तक, करेक्ट है ना, D से लेकर N तक कॉस्ट आती है अगर SAC2 चूज करता है ON लेवल ऑफ आउटपुट के लिए। अगर सेम आउटपुट प्रोड्यूसर SAC1 से प्रोड्यूस करे तो उसकी कॉस्ट भैया बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है, उसकी कॉस्ट हो जाती है F से लेकर N तक। अब बोलो कि प्रोड्यूसर कौन सा प्लांट चूज करेगा, सर SAC2 चूज करेगा क्योंकि कॉस्ट DN आ रही है और DN जो कॉस्ट है वो FN कॉस्ट से कम है। अब लिखते हैं कि टू प्रोड्यूस, नंबर 2, टू प्रोड्यूस ON लेवल ऑफ आउटपुट, टू प्रोड्यूस ON level of output, producer will choose, कौन सा प्लांट बोलो बच्चों, producer will choose SAC2, that is large plant, right, because जो cost है, cost from SAC2 is D से लेके N तक, और जो DN cost है it is less than FN कॉस्ट, तो चूज कौन सा करेगा, DN कॉस्ट वाला, मतलब कि SAC2 प्रोड्यूसर चूज करेगा। OM आउटपुट के लिए चूज किया SAC1, करेक्ट है ना, और ON आउटपुट के लिए चूज किया SAC2, करेक्ट है एकदम। तो प्रोड्यूसर अलग अलग आउटपुट के लिए अलग अलग प्लांट चूज करता है। ऐसा क्यों भाई, जिससे मेरी कॉस्ट कम आएगी वही चूज करूंगा ना, जिससे मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है मैं प्लांट क्यों चूज करूं। तो लॉन्ग रन में इस तरह चलता है कि प्लांट को कंपेयर किया जाता है, कौन सा प्लांट मेरी आउटपुट के लिए बेस्ट सुटेबल है, तभी चलेगा ना काम बच्चों। तो अब मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर मैं इन दोनों SAC पॉइंट्स के मिनिमम पॉइंट पे इनको टेंजेंट करके कर्व निकालूं तो कौन सा कर्व निकलेगा, मेरी बात सुनना, मैं दोनों SAC कर्व के मिनिमम पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, मैं दोनों SAC कर्व के मिनिमम पॉइंट को ज्वाइन करके एक कर्व निकालता हूं, तो मेरे पास जो कर्व आ रहा है बच्चा वो आ रहा है फ्लैटेड यू शेप कर्व, जिसे बोलूंगा मैं LAC। सुनना मेरी बात, ये जो कर्व मेरे पास आया बच्चों, मिनिमम पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कर्व मेरे पास आया, इसे बोलूंगा मैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम SAC कर्व्स व्हिच इज कॉल्ड प्लांट कर्व्स। प्लांट कर्व के मिनिमम पॉइंट को टेंजेंट करके जो कर्व आया इज कॉल्ड LAC कर्व। अभी यहां पर दो प्लांट है, थोड़ा कम समझ में आएगा, अगर प्रोड्यूसर के पास 6, 7, 8 प्लांट होते तब LAC कैसा दिखता, इस बात को मैं समझाऊंगा। पहले आप ये समझो कि इतना जितना मैंने कराया आपको उसमें कोई डाउट बच्चों, आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं एक बारी, आप ध्यान से सुनना। तो बच्चों हुआ क्या, बहुत सिंपल सी कहानी है छोटी सी, कि एक था प्रोड्यूसर, ठीक है, उसका चल रहा था लॉन्ग रन पीरियड, कहानी छोटी सी है, एक था प्रोड्यूसर उसका चल रहा था लॉन्ग रन पीरियड। लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर ने सोचा कि यार शॉर्ट में प्रोडक्शन में कर चुका हूं, अब मेरे को स्केल बढ़ाना है, और अगर मैं स्केल बढ़ाता हूं तो स्केल बढ़ाने के लिए मेरे को अलग अलग आउटपुट का ये जानना जरूरी है कि मेरी कौन सी आउटपुट में कितना मेरा खर्चा आने वाला है। वो सोचते यार कैसे करूं, दिमाग लगाया और ये सोचा कि मैं सभी प्लांट की शॉर्ट टर्म की एवरेज कॉस्ट देखता हूं कितनी थी और उनको कंपेयर करता हूं। कंपेयर करने के बाद देखता हूं कौन सी आउटपुट में कौन से प्लांट को चूज करके कॉस्ट कम आ रही है, जिससे मेरी कॉस्ट कम आ रही है मैं उसको चूज कर लूंगा। ऐसे मेरे पास चाहे 6 प्लांट हो चाहे 8 प्लांट हो,
मैं स्पेशल आउटपुट को स्पेशल साइज ऑफ प्लांट से प्रोड्यूस करूंगा। लॉन्ग रन में ऐसा करता है प्रोड्यूसर, हर एक प्रोड्यूसर ऐसा करता है। लेकिन छोटी सी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले ये समझ लो कि नोट्स में क्या लिखा है। नोट्स पढ़ना भी बहुत जरूरी है ना बच्चों। तो इन द शॉर्ट रन में क्या होता था, इन द शॉर्ट रन सम इनपुट्स आर फिक्स्ड। पता है आपको शॉर्ट रन में फिक्स्ड इनपुट्स भी होती हैं, वेरिएबल भी होती है, अदर आर वेरिएबल। बट लॉन्ग रन में क्या होता है, ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल, ये आपको पता है अच्छे से। लॉन्ग रन कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड या मिनिमल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होती है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वो कॉस्ट है जो लॉन्ग रन में आपकी मिनिमम आनी चाहिए अगर आपको आउटपुट प्रोड्यूस करनी है तो। और लॉन्ग रन कॉस्ट को आपको मिनिमाइज करना है तो आपको रिलेशनशिप देना पड़ेगा शॉर्ट रन कॉस्ट प्लांट के बीच में, यानी कि प्लांट कर्व्स के रिलेशन को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा कौन से प्लांट से कौन सी आउटपुट कितने कॉस्ट में प्रोड्यूस हो सकती है। तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस टॉपिक को। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का इंट्रोडक्शन आपको दिया है बच्चों। अब हाउ टू डिराइव लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, हमारे नोट्स में क्या है, हमने 2 प्लांट लिए बच्चों, यहां पर 3 प्लांट लिए हुए हैं। सुनना ध्यान से, यहां पर 3 प्लांट हैं। अगर प्रोड्यूसर चाहता है ओ ए लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना, तो अगर वो SAC 1 को चूज करता है तो कॉस्ट आती है L से लेकर A तक। SAC 2 चूज करता है, कॉस्ट आती है बच्चा H से लेकर A तक। ऑब्वियस SAC 1 चूज करेगा। ऐसे ही मान लो प्रोड्यूसर चाहता है OC लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना, SAC 2 से करेगा, कॉस्ट आएगी K से लेकर C तक। SAC 1 से करेगा, कॉस्ट आएगी J से लेकर C तक। ऑब्वियस SAC 2 सुटेबल है यहां पर, तो OA आउटपुट के लिए SAC 1 सुटेबल था, कॉस्ट उससे कम आ रही है, और OC आउटपुट के लिए SAC 2 सुटेबल है, कॉस्ट उससे कम आ रही है। तो इस तरह से प्रोड्यूसर कंपेयर करता है। और जब इन तीनों प्लांट कर्व के मिनिमम पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं ना, तो LAC कर्व मिलता है, जो यहां दिखा नहीं रखा, अभी सुनना, आगे दिखा रखा है, थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन कर रखा है। तो पहले ये सुनो कि SAC कर्व को हम और क्या बोल सकते हैं, थोड़ी सी थ्योरी है। SAC कर्व को हम बोलते हैं प्लांट कर्व, इस बात को कभी मत भूलना। SAC कर्व को बोलते हैं कौन से कर्व, प्लांट कर्व। तो इन द शॉर्ट रन फर्म कैन ऑपरेट ऑन एनी SAC, शॉर्ट रन में फर्म किसी भी प्लांट पे ऑपरेट कर सकती है, ध्यान रखो, ठीक है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट अस अज्यूम दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लांट, 3 ही प्लांट है, ठीक है, और तीनों प्लांट अलग अलग साइज के हैं। ऑब्वियसली बात है, अलग अलग आउटपुट को आप अलग अलग प्लांट से ही प्रोड्यूस करोगे क्योंकि सबकी कॉस्ट अलग अलग आएगी, आप कंपेयर करने लग जाते हो। जब लॉन्ग रन में आप कंपेयर करते हो ना, तो आप उस आउटपुट, जो आउटपुट आपको प्रोड्यूस करनी है, आप उस आउटपुट को उस प्लांट से प्रोड्यूस करते हो जिसकी कॉस्ट मिनिमम है। समझ रहे हो मेरी बात, जिसकी कॉस्ट मिनिमम है। तो इस तरह से कभी SAC 1 चूज करते हो, कभी SAC 2 चूज करते हो, कंपैरिजन करते रहते हो और प्लांट को चूज करते रहते हो। उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद अब यहां पर थोड़ी सी बात समझा रहे कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है, इमेजिन करो कि फर्म के पास बहुत सारे साइज के प्लांट हैं। मेरी बात समझना, मैं इस डायग्राम को समझाता हूं आपको ड्रॉ करके, आप सुनना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं और मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना बच्चों। एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग फिर से, एक्स एंड वाई एक्सिस। यहां हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पर मैंने एक LAC बनाया। LAC की शेप आपसे कोई पूछेगा, आप बोलोगे सर LAC इज फ्लैटर्ड यू शेप। कौन सी शेप बच्चा, फ्लैटर्ड यू शेप, करेक्ट है ना। अब एक बात सुनना कि जो स्मॉल प्लांट हो, मीडियम प्लांट हो, लार्ज प्लांट हो, कोई प्लांट हो, सभी प्लांट की जो कॉस्ट है उसे हम बोल रहे हैं SAC 1, SAC 2, SAC 3, बहुत सारे प्लांट। और प्लांट को जो हमने नाम दिया है, कॉस्ट जो उसकी दिखाई है SAC के नाम से दिखाई है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से ही आप कंपेयर करोगे कि लॉन्ग रन कॉस्ट कितनी आएगी। तो प्लांट कर्व्स को हमने क्या बोल दिया, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2। जितने भी प्लांट हैं SAC 1, SAC 2, 7 प्लांट है मान लो, तो 7 कॉस्ट, SAC 1, SAC 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब सभी प्लांट को मैं अगर मिला दूं, सभी प्लांट को मैं एनवलप कर दूं, क्या कर दूं, एनवलप। सुनना, मैंने क्या किया बच्चों, एक प्लांट बनाया। सबसे पहले देखो मिनिमम पॉइंट का है, मिनिमम पॉइंट इज LAC का मिनिमम पॉइंट का है बच्चों, ध्यान देना। LAC का जो मिनिमम पॉइंट है वो ये है बच्चों। यहां तक कोई डाउट,
ये मिनिमम पॉइंट है, करेक्ट है ना। इसको नाम दे दिया मैंने ओ से लेकर डी तक, ये आउटपुट है जो मिनिमम पॉइंट सी है यहां पे। मैं क्या करता हूं कि एल ए सी के मिनिमम पॉइंट पे एक एस ए सी ड्रॉ करता हूं, एस ए सी 1, ठीक है। ऐसे ही अब मैं बाकी एस ए सी बनाता हूं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये मैंने बनाया, फिर एक और कर्व मैंने बनाया, फिर एक और कर्व मैंने बनाया, ऐसे ही यहां भी कर्व बनाता हूं। यहां मैंने बनाया बच्चों एक और एस ए सी, यहां बनाया एक और एस ए सी, ठीक है ना। इस तरह से मैंने काफी सारे एस ए सी बना लिए। मैंने नाम दे दिया इनको एस ए सी, एस ए सी, एस ए सी, सबको अलग अलग नाम देना पड़ेगा बच्चों। मान लो ये 1 था, ये 2 है, एस ए सी 2 है, ये एस ए सी 3 है, ये एस ए सी 4 है, ये एस ए सी 5 है, ये 6 है, ये 7 है। मैंने 7 प्लांट लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लांट ले दिए। प्रोड्यूसर के पास 7 प्लांट है। अब सातों के सातों प्लांट की कॉस्ट अलग अलग आएगी। मान लो मेरे को ओ ए लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, तो मेरी कॉस्ट मिनिमम यहां पर आती है। इसी आउटपुट को मैं एस ए सी 7 से प्रोड्यूस करता हूं, मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है। देखो एस ए सी 7 से इतनी कॉस्ट है, एस ए सी 6 से इतनी कॉस्ट है। तो मैं कंपेयर कर सकता हूं यहां पर भी, और इसी तरह से सभी प्लांट को कंपेयर करके मैं निकाल सकता हूं कि कौन सी आउटपुट से मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, कौन सा प्लांट चूज कर। अब मेरी बात सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन जो बनेंगे वो क्या है सर, ध्यान दो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो और सोचो कि यहां पे कुछ नया क्या दिख रहा है। नया ये दिख रहा है सर, एल ए सी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने एल ए सी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है हमारा फॉलिंग पोर्शन, एक हमारा है राइजिंग पोर्शन। दिख रहा है आपको, एक फॉलिंग पोर्शन और एक राइजिंग पोर्शन। समझ में आ रहा है आपको। फॉलिंग पोर्शन जो है एलएसी का, फॉलिंग पार्ट ऑफ एलएसी जो है, ये क्यों आ रहा है फॉलिंग पार्ट, फॉलिंग पार्ट का रीजन क्या है, और जो राइजिंग पार्ट है उसका रीजन क्या है। दोनों बातें आपको मैं बताऊंगा बच्चों। लॉन्ग रन चल रहा है, लॉन्ग रन के अंदर प्रोड्यूसर अपने बिजनेस का स्केल एक्सपैंड कर सकता है। जब प्रोड्यूसर अपने बिजनेस के प्रोडक्शन के स्केल को एक्सपैंड करेगा, जब प्रोड्यूसर अपने स्केल को एक्सपैंड करेगा, तो स्केल को एक्सपैंड करने से 2 बातें होंगी, या तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि आपको बेनिफिट्स होंगे स्केल बढ़ाने से। अगर एक्सपैंड किया बियॉन्ड द लिमिट, अगर आपने बिजनेस के स्केल को बियॉन्ड द लिमिट अगर एक्सपैंड किया, तो आपको होंगी सर डिसइकोनॉमीज। मेरी बात समझ रहे हो। आप बिजनेस के स्केल को लिमिट में एक्सपैंड करोगे, आपको होंगी इकोनॉमीज। आप बिजनेस के स्केल को अगर बियॉन्ड द लिमिट एक्सपैंड करोगे, आपको होंगी डिसइकोनॉमीज। सर अगर आपको इकोनॉमीज हुई, अगर आपको स्केल एक्सपैंड करने से बेनिफिट्स हुए, कैसे बेनिफिट समझाऊंगा मैं आपको। अगर बिजनेस के स्केल को एक्सपैंड करने से आपको बेनिफिट हुए, उसे बोलेंगे इकोनॉमीज, और उसको आप बोलोगे आपका फॉलिंग पार्ट ऑफ एलएसी आएगा, आपकी कॉस्ट कम होगी। सर एलएसी के फॉलिंग पार्ट पे देखो ना, आपकी कॉस्ट कम हो रही है ना, तो आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो फॉल होगी। अगर आपने अपने बिजनेस के स्केल को बियॉन्ड द लिमिट एक्सपैंड किया, तो आपकी कॉस्ट बढ़ने लगेगी और आपका जो एलएसी है वो राइजिंग पोर्शन पर होगा। तो राइजिंग पोर्शन बेसिक रीजन क्या हुआ बच्चों, राइजिंग पोर्शन ऑफ एलएसी का रीजन क्या हुआ बच्चों, ड्यू टू डिसइकोनॉमीज, कॉस्ट बढ़ रही है। तो या तो आपकी कॉस्ट कम होगी, ठीक है, या तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, राइज होगी। रीजन दोनों के आपके सामने है। अपने बिजनेस के स्केल को अगर आप लिमिट में एक्सपैंड करते हो, तो आपको होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर आप बिजनेस को बियॉन्ड द लिमिट एक्सपैंड करते हो, आपको होती है सर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब आपको इकोनॉमीज चाहिए, डिस इकोनॉमीज चाहिए। सर फर्म का कुछ नहीं पता, फर्म चाहती है मैं स्केल को और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं, कई फर्म बढ़ा भी देती है बियॉन्ड द लिमिट, तो उनको फेस करनी पड़ती है क्या बच्चों, दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये आपका राइजिंग पार्ट है। एक बात ध्यान रखना, राइजिंग पार्ट ऑफ एलएसी पर एसएसी का राइजिंग पार्ट ही टेंजेंट होता है क्या सर, राइजिंग पार्ट ऑफ एलएसी पे एसएसी का राइजिंग पार्ट ही टेंजेंट होता है, हमेशा मिनिमम पॉइंट टेंजेंट नहीं है।
और फॉलिंग पार्ट ऑफ एलएसी पे एसएसी का फॉलिंग पार्ट ही टेंजेंट होता है। मैं आपको दिखाता हूं बच्चों नोट्स में, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। यहां पे देखो बच्चों, राइजिंग पार्ट ऑफ एलएसी पे एसएसी का राइजिंग पार्ट ही टेंजेंट होगा। फॉलिंग पार्ट ऑफ एलएसी पे एसएसी का फॉलिंग पार्ट ही टेंजेंट होगा। और मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी पे एसएसी का मिनिमम पॉइंट ही टेंजेंट होगा। वाह क्या बात, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपको दिखाता हूं। पहली चीज, जो हमारा एलईसी कर्व बना है वो कैसे बना है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को एनवलप करके, क्या करके? एनवलप करके। तो हम एलएसी को क्या बोल सकते हैं बच्चा? एलएसी को बोलो आप प्लानिंग कर्व। क्यों सर? प्रोड्यूसर ने इतनी सारी प्लानिंग की है, उसके बाद जाके आउटपुट प्रोड्यूस किया। कौन सा कर्व? प्लानिंग कर्व। नंबर 2, एलएसी को आप बोलो एनवलप कर्व। कौन सा कर्व सर? एनवलप कर्व, क्योंकि एसएसी को एनवलप कर्व के बनाया। ठीक है, तो एलएसी को प्लानिंग कर्व या फिर एनवलप कर्व हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी सी थ्योरी और सुनना कि as you can see in the figure, the LAC curve is drawn tangential to all LAC। जो SAC है और जो LAC आपस में टेंजेंट है। ठीक है, और ध्यान से सुनना, अब इंपॉर्टेंट बात आ गई। क्या इंपॉर्टेंट बात आ गई? कि in other words every point on the LAC curve is tangent point on some SAC। कुछ जितना भी एसएसी आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे टेंजेंट है किसके ऊपर? एलएसी के ऊपर। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या मैंने आपको बताई थी वो सुनना ध्यान से। वो क्या है कि इन द लॉन्ग रन the long run average cost curve is not tangent to minimum point of SACs। ऐसा नहीं है कि एलएसी हर बार एसएसी के मिनिमम पॉइंट पे ही टेंजेंट। ध्यान रखना, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व टेंजेंट होगा कब? अगर मैं बोलूं द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ एसएसी व्हाइल इट इज डिक्लाइनिंग। मेरी बात समझ रहे हो? जब एलएसी फॉल हो रहा होगा तो एसएसी का फॉलिंग पोर्शन ही टेंजेंट होगा। जब एलएसी बढ़ रहा होगा तो एसएसी का राइजिंग पोर्शन ही टेंजेंट होगा। और जब एलएसी मिनिमम पॉइंट पे होगा तो एसएसी का मिनिमम पॉइंट ही टेंजेंट होगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बच्चों, अब यहां समझा रहे थोड़ा सा आपको, क्या समझाना चाह रहे कि एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है फिगर का। कह रहे कि अगर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि आपको ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है। कितना सर? ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट। तो ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपकी कॉस्ट जो आती है वो आती है एफ से लेके एम तक। कौन से प्लांट से? एसएसी 2 से। इसी आउटपुट को अगर आप एसएसी 1 से प्रोड्यूस करो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको चूज कौन सा करना चाहिए सर? SAC2 चूज करना चाहिए। तो क्या लिखा है यहाँ पे? यस ऑब्वियस लिखा है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग रन में SAC2 और SAC1 दो ऑप्शन है, तो आप चूज कौन सा करोगे? साफ साफ लिख रहा होगा therefore firm operate on SAC2 at point G। ऐसा है क्या कि फर्म SAC2 पे ऑपरेट करेगी क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट मिनिमम है। उसके ऊपर वाला जो कर्व है SAC1 वहां कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए फर्म SAC2 पे ऑपरेट करेगी। तो ऐसे आप कोई भी प्लांट को, कोई भी आउटपुट को समझा सकते हो बच्चों। ये टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने आपको, ध्यान देना। तो बच्चों SAC1 2 3 4 5 कोई भी प्लांट हो तो लॉन्ग रन में क्या है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम बोल सकते हैं कौन सा कर्व? प्लानिंग कर्व। कौन सा कर्व? प्लानिंग कर्व, क्योंकि प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है। क्या प्लान कर रहा है? प्रोड्यूसर इज प्लानिंग। क्या प्लान कर रहा है बच्चों? plans to produce an output in the long run by choosing a plant on the long run average cost corresponding to output। कौन सी आउटपुट को कौन से प्लांट से प्रोड्यूस करना है वो प्लान कर रहा है, तो एलएसी को बोल दिया हमने प्लानिंग कर्व। वेरी वेरी सिंपल। अब अगर आपसे पूछते हैं एग्जाम में, अगर आपसे पूछते हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है बच्चों वो यू शेप क्यों होता है? व्हाई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज U shape? The correct answer for this question is due to economies of scale, and this economies of scale falling part of LAC is due to economies of scale। अपने बिजनेस के स्केल को एक्सपांड करोगे तो बल्क में प्रोडक्शन करोगे, इनपुट्स चीपर मिलेंगी, टेक्नोलॉजी अपडेट करोगे उसका फायदा, मैनेजर्स रखोगे उसका फायदा, बहुत सारे फायदे। उन फायदों से आपकी कॉस्ट कम आएगी तो फॉलिंग पार्ट ऑफ एलएसी आएगा। अगर बिजनेस के स्केल को लिमिट से ज्यादा बढ़ाया आप मैनेज नहीं कर पाएंगे
बिजनेस विल बिकम अनमैनेजेबल, देन आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगेगी ड्यू टू डिस इकोनॉमीज, दी बेनिफिट्स होने लगेंगे आपको डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। तो LAC का जो फॉलिंग पोर्शन है, कौन सा पोर्शन? फॉलिंग पोर्शन। क्यों आता है? ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और जो राइजिंग पोर्शन है क्यों आता है? ड्यू टू डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सर ये तो बताओ इकोनॉमीज ऑफ स्केल के टाइप कितने हैं? क्या होती है इकोनॉमीज? कौन सी होती है इंटरनल इकोनॉमीज, कौन सी होती है एक्सटर्नल इकोनॉमीज? क्या होती है डिस इकोनॉमी, कौन सी होती है इंटरनल डिस इकोनॉमी, कौन सी होती है एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी? कुछ नहीं बताया आप लोगों ने। सर अभी हम LAC पढ़ रहे हैं, LAC के रीजंस आएंगे आगे, यहां से शुरू होगा LAC के लिए रीजन ऑफ यू शेप LAC, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमी, ये हम करेंगे। अभी LAC तो पूरा कर लो कि वो होता क्या है, उसकी शेप क्या कुछ और भी हो सकती है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के कर्व क्या पढ़ी आप लोगों ने? सर आपने बताया फ्लैटेड यू शेप। क्या शेप? फ्लैटेड यू शेप। सुनना ध्यान से, कह रहा है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की जो शेप होती है वो यू शेप होती है। सर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की भी यू शेप थी। अभी यहां पे मैं बोलूंगा आप लिखो फ्लैटेड यू शेप। थोड़ा सा फ्लैटेड यू शेप होता है क्योंकि SAC कर्व को टेंजेंट करके आता है। क्या लिखोगे? फ्लैटेड यू शेप। ठीक है, ड्यू टू इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बट ये सारी जो शेप है LAC की यू शेप, ये ट्रेडिशनल फॉर्म्स के लिए है। कौन सी फॉर्म्स के लिए सर? ट्रेडिशनल फॉर्म्स के लिए। तो मॉडर्न जो फॉर्म्स हैं उनके LAC की शेप अलग होती है क्या? सर बिल्कुल। जो आज की मॉडर्न फॉर्म्स है ना, वो अपने आप को डी बेनिफिट होने ही नहीं देती, वो डिस इकोनॉमीज आने ही नहीं देती। मतलब इकोनॉमीज ही इकोनॉमीज। सर इकोनॉमीज आएंगी, फॉलिंग पार्ट आएगा और मिनिमम पॉइंट भी आ जाएगा, लेकिन राइजिंग पार्ट नहीं आएगा। जब सिर्फ फॉलिंग पार्ट आए और मिनिमम पॉइंट आए तो कैसी शेप बनेगी? सर मेरे को लग रहा है कि L शेप बनेगी। मुझे लग रहा है, देखो कैसे, सुनना ध्यान से बच्चों। मॉडर्न फॉर्म क्या करती है? इट इज अ फ्लैटेंड यू शेप, ने पढ़ लिया। लेकिन अब कह रहा है ये तब होगा जब टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट होगी। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक टेक्नोलॉजी को सेम रखोगे, पुरानी टेक्नोलॉजी को आप बदल नहीं रहे, नई टेक्नोलॉजी को आप ला नहीं रहे, तो आपका LAC डिसइकोनॉमिक्स तो फेस करेगा। लेकिन आपकी फर्म जो है वो डिसइकोनॉमिक्स फेस करेंगे और आपका LAC यू शेप आएगा, राइजिंग पार्ट भी आना चाहिए। लेकिन जो मॉडर्न फर्म्स हैं उनका LAC होता है L शेप। सर हाउ? या फिर हम बोलते हैं उसको बोट शेप। कौन सी शेप सर? बोट शेप। समझ रहे हो? बोट शेप भी इसको हम बोल सकते हैं। अब सुनना बच्चों, क्यों आता है? जो मॉडर्न फर्म्स हैं वो टेक्नोलॉजी आउटडेट होते ही अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट कर देती है, डिस इकोनॉमीज को आने ही नहीं देती है। तो उनका राइजिंग पार्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, राइजिंग पार्ट इज डिसअपीयर्ड फ्रॉम हियर। तो ओनली फॉलिंग पार्ट एंड मिनिमम पॉइंट स्टेबलाइज है। LAC को स्टेबलाइज कर देते हैं, राइज नहीं होने देते हैं। तो बोल रहा है कि LAC जो मॉडर्न फॉर्म्स का होता है वो कैसा होता है बच्चों? L शेप या बोट शेप। कह रहे एज यू कैन सी अबव, ओवर द AB रेंज, ठीक है, और द कर्व इज परफेक्टली फ्लैट, this simply implies that over this range all size of plant have the same minimum cost of production। यहाँ AB का मतलब क्या बच्चों? सुनना, यहाँ पे आपका पॉइंट A है, यहाँ आपका पॉइंट B है। इस पोर्शन के अंदर जो है वो आपकी जो कॉस्ट है मिनिमम है, और ऑल साइज ऑफ प्लांट जो है मिनिमम साइज ऑफ मिनिमम कॉस्ट पे ही है, आपकी सबसे सेम कॉस्ट है, कौन सा भी आप चूज कर लो। तो ऐसा बहुत मुश्किल है बच्चों, ऐसा वही फर्म के लिए पॉसिबल है जिनकी टेक्नोलॉजी टाइम के साथ साथ अपडेट होती रहती है, उनकी कॉस्ट हमेशा मिनिमम रहती है, राइज वो होने नहीं देते। तो मॉडर्न फर्म का जो LAC है वो L शेप, ट्रेडिशनल फर्म का जो LAC है वो फ्लैटेड यू शेप। रीजन क्या है? इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमीज। मॉडर्न फर्म का L शेप का रीजन क्या है? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी टाइम के साथ साथ अपडेट करती रहती है, ये रीजन है। अब अगर आपसे पूछते हैं, अगर आपसे पूछते हैं कि यू शेप का रीजन डिटेल में दो, तो आप बोलोगे सर इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो उस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से आपको यह समझाया हुआ है, ठीक है, और बहुत ही बड़ा टॉपिक है थ्योरी का, कम से कम एक क्लास लेगा। तो इस टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूं, और नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक खत्म तो ये चैप्टर भी खत्म। चैप्टर नंबर 3 आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। अभी एक काम करना बच्चों, आप यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ छोटा सा और दे रहा है कि जो मॉडर्न फर्म्स हैं उनका LAC जो है
वो एल शेप का है। तो रीजन क्या है आपको मार्क करा देता हूँ कि कहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, इनकी कॉस्ट जो है वो फॉल होती है, पहले फॉल होने के बाद राइज नहीं होती है, मिनिमम पॉइंट पे ही रहती है, ठीक है। फॉल क्यों होती है, क्योंकि इन फर्म को इकोनॉमीज होंगी तो फॉल होगी। मैंने बोला आपको लॉन्ग रन में फॉलिंग पार्ट ऑफ एलएसी क्यों आता है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, ठीक है। द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डज नॉट इंक्रीज इवन आफ्टर सफिशिएंट लार्ज स्केल आउटपुट, और ये फर्म कंटिन्यू एंजॉय करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कौन सी फर्म की बात हो रही है बच्चों, मॉडर्न फर्म की बात हो रही है। मॉडर्न फर्म्स जो हैं वो कंटिन्यू इकोनॉमीज ऑफ स्केल को ही एंजॉय करती हैं। दे डू नॉट सफर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिकॉज ये टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी को अपडेट करती रहती हैं बच्चों। तो एल ए सी यू शेप किसका है, ट्रेडिशनल फर्म्स का। एल ए सी एल शेप किसका है, मॉडर्न फर्म्स। अब यू शेप का जो एल ए सी है उसके रीजंस क्या है, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमी। अगर आपको पढ़ना है इकोनॉमीज को और डिस इकोनॉमीज को डिटेल में तो नेक्स्ट क्लास ध्यान से सुनना बच्चों। नेक्स्ट क्लास थ्योरी क्लास होगी, और ध्यान से पढ़ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट टोटली फिनिश हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे एमसीक्यू, जैसे चैप्टर नंबर 2 में किए 108 क्वेश्चन, ऐसे ही इस चैप्टर में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको भी करने हैं, होमवर्क मिलेगा, फिर आप डाउट्स लेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 3 खत्म होने से पहले जितना हमने किया रिवाइज करो। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।